जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आचार्य जी क्लासेस में। इस समय हम लोग संज्ञा पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने व्यक्तिवाचक संज्ञा का विस्तार से परिचय जाना, जिसमें 14-15 बिंदु बताए गए आपको कि अगर आप उसे तैयार रखते हो कि हाँ ये चीज़ें अगर आती हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। तो आशा है कि आपकी तैयारी भी हो जाएगी, उससे आपको जानकारी भी हो जाएगी और कहीं किसी परीक्षा में आप बैठते हो तो आपका वो उत्तर गलत नहीं होगा। जब व्यक्तिगत किसी का नाम आए, किसी देश का नाम आए, है ना, किसी नदी का नाम आए, किसी नगर का नाम आए, नगर शब्द नहीं, नगर का नाम आए, दिशाओं के नाम आए, समाचार पत्रों के नाम आए, विशेष जो घटनाएं कभी घटित हुई हैं, ऐतिहासिक जो घटनाएं घटित हुई हैं, महीनों के जो नाम होते हैं चाहे हिंदी के हों अथवा अंग्रेजी के हों, और दिनों के नाम हैं, समुद्रों के नाम हैं, ये सारी चीज़ें जो आपको पिछले वीडियो में बताई गई हैं। बार बार आप वो मुख्य जो बिंदु हैं, शीर्षक हैं, उनको तैयार करिएगा कि हाँ अगर ये आएगा, कोई नदी का नाम, नदी विशेष का नाम आता है, किसी पर्वत का नाम आता है ना, किसी शहर का नाम आ जाता है, नगर का नाम आ जाता है, तो सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आएंगे। आइए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरा जो 5 संज्ञाएं हैं मुख्य रूप से, जिससे पहला आपने पढ़ा व्यक्तिवाचक, आज हम लोग देखते हैं जातिवाचक संज्ञा के विषय में। तो यहाँ भी 6-7 बिंदु आपको दिखाएंगे, कुछ उदाहरण भी आपको बताने का प्रयास करेंगे और उनसे आप अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सभी जातिवाचक संज्ञाएं लगभग स्पष्ट हो जाएंगी, तैयार भी हो जाएंगी, याद भी हो जाएंगी और परीक्षा में अगर यदि आता है तो आपका गलत भी नहीं होगा। तो आप जानते हैं, परिभाषा सबको पता होगी कहीं ना कहीं कि जातिवाचक संज्ञा है क्या। तो संज्ञा का वह रूप जिस रूप से किसी एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो, एक जैसी वस्तुओं का बोध हो, एक प्रकार की वस्तु का बोध हो, है ना। बहुत से ऐसे नाम होते, जैसे हमने पुस्तक कहा तो पुस्तक कहते हैं, पुस्तक जैसी जितनी वस्तुएं होती हैं सबका बोध हो सकता है, कोई नाम नहीं कहा। अभी हम कहते हैं श्री रामचरितमानस, हम कहते हैं गोदान, हम कहते हैं कामायनी, तो वो तो कामायनी एक विशेष ग्रंथ का वाचक है, श्री रामचरितमानस एक ग्रंथ विशेष का वाचक है, गोदान एक ग्रंथ विशेष का वाचक है। लेकिन जब हम पुस्तक कहते हैं, जब हम ग्रंथ कहते हैं, तो ये जो शब्द होते हैं यह एक अपनी जैसी अनेक प्रकार की वस्तुओं का बोध कराता है, अपनी जैसी अनेक प्रकार की वस्तुओं का बोध कराता है। इसलिए जब अपनी जैसी अनेक वस्तुओं का बोध कराने लगे तो वो आपका जातिवाचक शब्द हो जाता है। ठीक है, पशुओं पक्षियों के नाम अभी आगे सब आ रहे हैं, संबंधियों के नाम जो होते हैं वो सारे के सारे जातिवाचक शब्दों के अंतर्गत आते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला बिंदु जैसे लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं संबंधवाचक। हम मनुष्य हैं, हम मनुष्यों के घर परिवार में लोग रहते हैं, नातेदार रिश्तेदार हैं, मित्र बांधव हैं, जिनसे जितने भी लोग हैं सबसे हमारा कोई ना कोई संबंध होता है। तो संबंध होता है तो क्या करते हैं, उसके लिए हम कोई ना कोई एक नाम देते हैं, है ना। हमारी माँ है तो माँ के लिए हम माता शब्द का प्रयोग करते हैं। आज के समय में भाई मान लीजिए मम्मी का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो अपने हिंदी में शब्द है वो क्या है, माता है। ये संबंध का बोध करा रहा है ना। पिताजी हैं तो उनके लिए हम पिता का प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी में चाहे जो आजकल बोला जाए, पापा कहा जाए और भी कहा जाए, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये हमारे संबंध का बोध करा रहा है। घर परिवार के जितने नाम मतलब व्यक्ति होते हैं, हम उसका नाम लेके, सबका नाम लेके ही नहीं पुकारते हैं, उनका हमारा कोई संबंध होता है। हमारे चाचा हैं तो हम चाचा कह करके ही प्रयोग करते हैं, चाची हैं तो चाची प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब चाचा हो या चाची, जो भी शब्द होंगे वो हमारे संबंध का बोध करा रहे हैं। हम किसी से परिचय कराते हुए कहें कि ये हमारे चाचा हैं, ये हमारी चाची हैं, ये हमारे दादा हैं, ये हमारी दादी हैं, ये हमारे बाबा हैं, ये हमारे दादा हैं, ये हमारे नाना हैं, ये हमारी नानी है, ये हमारे मामा हैं, ये हमारी मामी है, ये बहन है, ये भाई है, ये पुत्र है, ये पुत्री है।
ऐसे करके हम संबंध दिखा रहे होते हैं। तो घर परिवार के जितने सदस्य होते हैं अथवा रिश्तेदारों में आप चले जाइए, फूफा हैं, फूफी हैं, बुआ है ना, जीजा है, दीदी है, ऐसे करके जितने भी संबंध दिखाते हैं, भाई बहन के संबंध दिखाते हैं, जितने पारिवारिक संबंध होते हैं, चाहे रिश्तेदार से संबंधित संबंध होते हैं, वो सारे के सारे शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो पहला बिंदु आप ये ध्यान रखिएगा कि हम घर परिवार में रहते हैं और हमारा हर किसी से कोई न कोई किसी न किसी प्रकार का संबंध होता है। तो हमारा जो संबंध होता है तो संबंध के लिए हम कोई न कोई नाम देते हैं, क्या संबंध है ना। फॉर्म वगैरह भरते हैं तो इससे क्या संबंध उसमें दिखाया जाता है, माता का संबंध है, पिता का संबंध है, ठीक है। अन्य बहुत सारे फॉर्म भरे जाते हैं तो वहाँ पर दिखाया जाता है आखिर इनका क्या रक्त संबंध है। तो वहाँ पर जो संबंधवाचक शब्द लिखे जाते हैं तो उस संबंध को कोई न कोई नाम दिया जाता है। जो उस संबंध को हम आप नाम देते हैं वो माता का संबोधन हो सकता है, पिता का हो सकता है, चाचा चाची हो सकता है, दादा दादी हो सकता है, बाबा हो सकता है, अलग अलग क्षेत्रों में हो सकता है। बहुत सारे संबंधवाचक शब्दों के लिए कुछ अलग शब्द प्रयोग किए जाते हों। तो वो सारे जो शब्द होते हैं रिश्तेदारों में नाना नानी, मामा मामी, दादा दादी, जीजा दीदी, फूफा बुआ, ये जितने भी संबंधवाचक शब्द होंगे ये सारे के सारे जातिवाचक होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जब चाचा कहा गया तो चाचा कई हो सकते हैं और वो चाचा किसी व्यक्ति विशेष का बोध नहीं करा रहा है। वो चाचा जो शब्द है वो संबंध का बोध करा रहा है कि हाँ इसका इस व्यक्ति से चाचा और भतीजे का संबंध है, भतीजा भतीजी का इसका संबंध है। तो जब इस प्रकार से संबंध का बोध करावे तो वो सारे के सारे संबंधवाचक जो शब्द होते हैं वे आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। चाचा का नामकरण कर दीजिए, चाची का नामकरण कर दीजिए, भैया का नामकरण कर दीजिए, भाभी का नामकरण कर दीजिए, ठीक है। तो नामकरण जब कर देंगे, नाम आप उसे दे देंगे कोई ना कोई, तब वह व्यक्तिवाचक में आएगा। अन्यथा जहाँ तक संबंधवाचक जितने भी शब्द हैं, सैकड़ों की संख्या में संबंध आप निकाल सकते हैं, तो वो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब आइए दूसरी ओर बढ़ते हैं। दूसरा है व्यवसायवाचक। इसको लेकर के कुछ शब्दों को लेकर के लोग जो है अक्सर टिप्पणी करते हैं और कुछ हद तक वो बात सही लग सकती है। जैसे कहा कि शिक्षक क्या है, तो शिक्षक एक व्यावसायिक पद माना गया है आज के समय में, क्योंकि बाकायदे सरकारें उसका वेतन देती हैं, काम करवाती हैं, लोगों के लिए वो एक व्यवसाय हो गया है। तो शिक्षक को व्यवसायी मानेंगे या नहीं? हालांकि व्यवसाय और शिक्षक में बड़ा अंतर है, बारीक अंतर है। पहले अपने समाज में शिक्षकों का एक अलग ही महत्व हुआ करता था, लेकिन कार्य की दृष्टि से देखा जाए, चूँकि आज वो एक व्यवस्था के अंतर्गत आता है, तो कोई शिक्षक है, कोई प्रोफेसर है या अन्य कोई काम करने वाला, चाहे अच्छा काम कर रहा हो चाहे खराब काम कर रहा हो, है ना। जैसे कोई ठगी कर रहा है, कोई दलाली कर रहा है, दलाली को भी कई जगहों में मान्यता दी गई है ना। तो इस प्रकार के जो शब्द आपके आते हैं जो व्यवसायवाचक होते हैं, ठीक है, कि ये बताते हैं कि हाँ क्या कार्य व्यक्ति कर रहा है। मान लीजिए शिक्षक है, मैंने बताया, प्रोफेसर है, कोई ठगी का कार्य कर रहा है, ठग है, अलग थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन कि शिक्षक और ठग को साथ में रखा गया है, तो इसका ये मतलब नहीं साथ में रखा गया है, ये इसका कार्य है। ठग का कार्य कर रहा है, ठगी कोई कार्य कर रहा है, दलाल है, दलाली कार्य कर रहा है, तो ये उसके कार्य हुआ करते हैं, है ना। ऐसे जितने भी कार्य हैं, जो भी पदवाचक हैं, कोई बाबू के पद पर काम कर रहा है, क्लर्क है तो क्लर्क भी एक प्रकार का व्यवसाय का वो कार्य कर रहा है। तो ऐसे करके जो शब्द होंगे, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपके कहाँ आएंगे, ये सारे के सारे आपके व्यवसायवाचक शब्दों के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार से ये होता है, कुछ पद होते हैं हमारे आपके हैं समाज में, हम आप देखते हैं ये क्लर्क शब्द जो है, क्षमा करें, ये यहाँ नहीं होना चाहिए, इसको हटा देते हैं। आप शिक्षक, प्रोफेसर, ठग, दलाल इस तरह करके आप रखिएगा। ये पदवाचक शब्दों को हम आप देखें तो पदवाचक शब्दों में कौन कौन से आएंगे, जैसे कोई मंत्री है,
मंत्री एक पद होता है, आप जानते हैं। मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री एक पद होता है, आप इसको अच्छे से जानते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री हुआ, प्रधानमंत्री क्या है, एक पद है। इसी प्रकार से राष्ट्रपति हुआ, तो राष्ट्रपति क्या हुआ, एक पद है, राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया, है ना। ऐसे करके जो पदवाचक शब्द हुआ करते हैं, राज्यपाल है ना, मंत्री हैं, उप मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उप प्रधानमंत्री हैं, ये जितने शब्द होते हैं ये जो पदवाचक हुआ करते हैं, ठीक है। तो ये पदवाचक जितने भी शब्द होते हैं यह भी आपके क्या कहलाएंगे, जातिवाचक शब्दों के अंतर्गत आते हैं। वैसे जरा ध्यान किया जाए कि अगर शिक्षक को ही पद मान लिया जाए, भाई शिक्षक के पद को भी सुशोभित करता है, तो इसको व्यवसायवाचक ना तक अगर इसी में मान लिया जाए तो ज़्यादा सटीक लगता है। लेकिन अब विभिन्न पुस्तकों में अलग अलग दिया गया है, तो शिक्षक को, प्रोफेसर को एक बाकायदे व्यवसाय के जैसे प्रस्तुत किया गया है, जबकि अगर इसी साथ मान लिया जाए तो शायद ज़्यादा सटीक लगता है कि हाँ भाई शिक्षक का भी एक पद होता है, उस पद के अनुरूप वो कार्य करता है। प्रोफेसर भी एक विद्यालय का अपना महाविद्यालय का अपना एक प्राध्यापक होता है, तो उसका भी अपना एक पवित्र कार्य होता है। तो इसे भी आप मान सकते हो। कुल मिला करके अब ये तो विद्वान लोग निष्कर्ष निकालेंगे भाई इसको किस में रखा जाए, लेकिन ये सारे पद आपके क्या होंगे, जातिवाचक शब्दों के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार से ये बढ़िया अगला सा शब्द है पशु पक्षियों के नाम, ठीक है। पशु पक्षियों के नाम, जितने भी पशु हैं, ठीक, जब तक उनका नाम कोई नहीं होगा। घोड़ा है, घोड़ा को चेतक के रूप में बड़ा प्रसिद्ध है, चेतक घोड़ा लिखा हो, तो चेतक घोड़ा अगर लिखा हुआ है तो वहाँ पर चेतक आने के कारण उसे आप जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। अन्यथा घोड़ा शब्द जब बोल दिया गया, ठीक है, जब घोड़ा शब्द बोला गया तो घोड़ा शब्द बोलते ही वो संपूर्ण घोड़ा जैसी प्रजातियों का बोध कराता है। गाय कहा गया तो गाय जैसी संपूर्ण प्रजाति के जो लोग हैं, प्राणी हैं, उन सब का वह बोध कराता है ना। तो जैसे चाहे घोड़ा आपने कहा, चाहे गाय आपने कहा, ठीक है। इसी प्रकार से आप मान लीजिए कुत्ता लोग पालते हैं, कुत्ते के लिए कहा गया, हाथी के लिए कहा गया, किसी भी प्राणी के लिए, ठीक है। जब जब इनका हम नाम लेते हैं तो इससे व्यक्ति विशेष का बोध नहीं होता है। अकेले घोड़ा कहने से किसी घोड़े विशेष का बोध नहीं होता है, जब तक इसके पहले हमने ये न कहे कि चेतक घोड़ा, है ना। चेतक कह दिया तब हो सकता है, श्यामा गाय कह दिया गया है, मतलब नामकरण जब कर दिया गया तब तो वो व्यक्तिवाचक होगी। अन्यथा केवल गाय शब्द कहने से वो संपूर्ण अपनी जातियों, मतलब अपनी जात के जितने वस्तु जीव हैं, गाय जैसी जो भी हैं, वो सबका बोध कराता है। बैल कहा गया तो बैल जो अपनी जात के सभी जीवों का बोध करा रहा है, इसलिए गाय है, बैल है, हाथी है, कुत्ता है ना। ये जितने जीव जंतु हैं, जंगली जितने आपको प्राणी मिलेंगे, शेर है, चीता है ना। पक्षियों में आप चले ये तो तोता है, कौवा है, इनको आप नोट करते रहें तो दो चार अगर नोट कर लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। है तोता है, कौवा है, मयूर है, मोर जिसे हम आप सब जानते हैं, तो मयूर है। ऐसे कोई भी पक्षी हो, कबूतर है ना, गिद्ध है, जो भी पक्षी होंगे, जितने पक्षी होंगे, जितने पशु होंगे, एक सूत्र में आप ये समझिए कि पशु पक्षियों के जो नाम होते हैं, पशु पक्षियों के नाम का मतलब, नाम का मतलब यहाँ ये नहीं है कि हाँ उसका व्यक्तिगत नाम जो रखा गया, नाम नहीं रखा गया, वह ऐसा पशु या ऐसा पक्षी जिसका नाम लेते ही अपनी जैसी संपूर्ण जाति, संपूर्ण प्राणियों का बोध कराए। कुत्ता कहा गया तो कुत्ता प्रजाति की जितनी है सबके लिए बोध कराया जाता है ना। तो ये जितने हैं ये सारे के सारे आपके प्राणीवाचक जो शब्द होते हैं, इसको आप कह सकते हो प्राणीवाचक भी शब्द कह सकते हो। प्राणीवाचक जितने शब्द होते हैं, जितने जीव जंतु हैं, चींटी से लेकर के हाथी तक के, चींटी से लेकर के हाथी तक के जितने जीव जंतु हैं, जितने प्राणी हैं, प्राणवान हैं, वह सब एक वाक्य में आप ऐसे समझिए कि चींटी से लेकर के हाथी तक जितने भी प्राणी हैं
वह सब जातिवाचक के अंतर्गत आएंगे जब तक कि उनका नाम नहीं रख दिया। आप महादेवी वर्मा का एक गुल्लू पाठ सुना होगा, तो उसमें बहुत बढ़िया शब्द आता है कि जातिवाचक शब्द का व्यक्तिवाचक नामकरण किया गया। गिलहरी थी, उसको पुकारते थे गिल्लू, तो गिलहरी से गिल्लू हो गई। गिलहरी जबकि जातिवाचक थी, लेकिन जब गिल्लू कह दिया गया तो वह व्यक्तिवाचक हो जाता है। तो जितने जातिवाचक शब्द हैं जब उनका नामकरण कर दिया, जैसे हाथी, लोग जहाँ सर्कस वगैरह में देखिए हाथी वगैरह रहते तो उनका भी बाकायदे नाम रहता है। घोड़ा लोग पालते हैं तो घोड़ों के नाम रख देते हैं। अगर घोड़ों का नाम रख दिया है और उस समय उसका प्रयोग किया जाएगा तो वो व्यक्तिवाचक होगा। तो जातिवाचक शब्द जितने भी होते हैं उनका नामकरण जब किया जाता है तो सारे व्यक्तिवाचक बन जाते हैं। अन्यथा चींटी से लेकर हाथी तक जितने भी प्राणी हैं सारे के सारे जातिवाचक शब्दों के अंतर्गत गिने जाएंगे। आइए अगली ओर बढ़ते हैं। परिभाषा में सबसे पहले शब्द आया था कि किसी एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों, है ना, तो एक ही प्रकार की वस्तु सबसे पहले आया था, यही सबसे पहले आता है वस्तु। तो वस्तुओं के जितने नाम हैं, है ना, हमारे समाज में, राष्ट्र में, देश में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी वस्तुएं हैं जिन्हें हम किसी नाम से पुकार करके उसकी मांग करते हैं, ठीक है, या वहाँ पर जाने का प्रयास करते हैं, उन्हें पाने का प्रयास करते हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं जिनका हम आप दैनिक जीवन में निरंतर उपयोग करते हैं, ठीक है, वो सब की सब कहाएंगे। सब की सब वस्तुएं जो होती हैं वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। हम मकान का प्रयोग करते हैं, प्रतिदिन मकान में रहते हैं, वो एक वस्तु है ना, जातिवाचक उसके अंतर्गत आएगा। कुर्सी का रोज प्रयोग करते हैं, मेज का रोज प्रयोग करते हैं, है ना, पुस्तकों का प्रयोग करते हैं, पढ़ने गए तो बैग का प्रयोग करते हैं, पेन का प्रयोग करते हैं, पटरी का प्रयोग करते हैं, पेन का प्रयोग करते हैं, रिफिल का प्रयोग करते हैं, रबड़ का प्रयोग करते हैं। ये जितनी वस्तुएं हमारी आपकी होंगी, है ना, मकान से संबंधित, विद्यालय की वस्तुओं से संबंधित, घर की वस्तुओं से संबंधित, या समाज में कहीं भी किसी भी प्रकार की जो वस्तु है वह जब अपने जैसी समस्त वस्तुओं को बोध कराने वाली वस्तु हो, उसका नाम लिया जाए तो वो सारी के सारी क्या होंगी, आपकी वस्तुवाचक संज्ञाएं, वस्तुवाचक वस्तुएं हैं तो सारी की सारी जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगी। हम आप गाड़ी का प्रयोग करते हैं, कार का प्रयोग करते हैं, जीप का प्रयोग करते हैं, वाहन का प्रयोग करते हैं, ये सभी वस्तुएं हैं। तो ये सभी वस्तुएं जो हैं, जैसे हमने कार कहा, मोटरसाइकिल कहा, ठीक है, टू व्हीलर कहा, तो मोटरसाइकिल जो है किसी एक संज्ञा का, एक व्यक्ति विशेष का बोध नहीं करा रहा, अकेले किसी बोध नहीं करा रहा, वो सबका बोध करा रहा। कार कहा तो केवल एक कार की बात नहीं हो रही, कार माने समस्त जो चौपहिया वाहन हैं जो जिन्हें हम कार कहते हैं, तो सबका बोध कराते रहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है, ये जितनी वस्तुएं हैं ये सभी हमारी जातिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आएंगे। आगे हम लोग बढ़ें तो यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, आप जो है लिख लीजिएगा 4-6 जैसे वस्तुओं में, ये मैं मिटा रहा हूँ। वस्तुओं में मकान है ना, कुर्सी है, इनको आप नोट कर सकते हो 2-4। मकान है, कुर्सी है, मेज है, पेन है, गाड़ी है, ठीक है, जो भी वस्तुएं हम आप प्रयोग करते हैं वो सारी की सारी जातिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आएंगी। एक नई चीज़ आप ध्यान दीजिए, ये अलग प्रकार का है। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कोई ऐतिहासिक युद्ध हो या विशेष घटना हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन जो प्राकृतिक तत्व होते हैं, प्राकृतिक जैसे आपदा वगैरह आती है या प्रकृति से हमें प्रदत्त होता है, प्रकृति में हम जिसे देखते हैं, इस प्रकार की कोई वस्तु आ जाए, है ना, नाम आ जाए, तो वो जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऐतिहासिक कोई युद्ध हो, कोई घटना घटित हुई हो तो वो व्यक्तिवाचक है, लेकिन प्राकृतिक कारणों से कोई घटना घट रही है तब वह जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। जैसे कहीं बिजली गिरती है, तूफान आ गया, तूफान आप समझिए, तूफान क्या है, ये भाई तूफान जब आया तो उसके बाद भी दुर्घटना होती है, लेकिन जो तूफान शब्द है ये प्राकृतिक तत्व है, ये प्रकृति से बनी हुई है, इस पर मनुष्यों का वश नहीं है।
तो तूफान अगर आ जाए, है प्राकृतिक चीज आ जाए, तो ये जो है आपकी किसके अंतर्गत आ जाएगी? प्राकृतिक तत्व है, तो ये आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। वर्षा होती है, प्रकृति द्वारा की जाती है ना, हमारा आपका इस पे वश नहीं है, प्रिया प्रकृति द्वारा इसका प्रदान किया जाता है। वर्षा होती है, जल वर्षा होती है, तो ये सारे हैं। हम आप देखते हैं कभी कभी भूकंप आ जाते हैं, भूकंप पर हमारा आपका अभी तक वश नहीं है, तो प्रकृति द्वारा ही की जाने वाली क्रियाएं हैं। तो प्रकृति द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती हैं, है ना, उनमें हमारा आपका उतना जोर नहीं रहता है, वो सारे के सारे आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे मैंने एक दो बताया, आप बिजली कर सकते हो, वर्षा कर सकते हो, तूफान कर सकते हो, है कहीं बाढ़ आ गया, मान लीजिए कहीं ज्वालामुखी फट गया, तो ज्वालामुखी जो शब्द है, बाढ़ जो शब्द है, वो प्राकृतिक है, तो वह सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। आप बाढ़ लिख सकते हो, है ज्वालामुखी लिख सकते हो, ऐसे करके ये जितने भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। एक वो थी ऐतिहासिक घटना, जब ऐतिहासिक घटना कोई होगी तो वह व्यक्तिवाचक है, लेकिन प्राकृतिक को जो घटनाएं होती हैं वो सारी की सारी आपकी, बाढ़ हो चाहे सूखा हो, वर्षा हो चाहे सूखा पड़ जाए, है ना, भूकंप आवे या तूफान आवे या ज्वालामुखी कहीं फट रहा है, तो ये जो चीज़ें होती, इस प्रकार के शब्द होते हैं, ये अपन जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। और अंतिम एक और आप समझ लीजिए, मैं इधर मिटा रहा हूँ, ऊपर लिखे दे रहा हूँ, ये नीचे लिखा हुआ है स्थानवाचक, है ना, कल इस पर चर्चा हुई थी, है कल जब इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जब लिख रहे थे, जब हमने लिखा था नदी विशेष वाचक, है ना, स्थान विशेष के जो वाचक हों, तो उसमें शब्द आए थे, जैसे नगर है, नगर एक स्थान होता है, ठीक, और नगर जब कहा गया तो किस नगर की बात की गई ये तो पता नहीं। अभी कह दिया जाए दिल्ली महानगर, है ना, या लखनऊ महानगर, तो नाम जब लखनऊ हम दे देंगे, दिल्ली नाम दे देंगे, तब तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अन्यथा ऐसे अकेले महानगर लिखा हो या अकेले नगर लिखा हो, अकेले कोई ग्राम लिखा हो, शहर लिखा हो, अकेले शहर लिखा है, कौन सा शहर ये नहीं पता है, ठीक है। आपका विद्यालय जैसे है, विद्यालय भी एक स्थानवाचक शब्द है, यहाँ पर पढ़ाई होती है, ठीक है। स्कूल आपका हो गया, तो ये जो शब्द होते हैं, अस्पताल आपका इसी में आएगा, है ना, अस्पताल, वैसे इसको अस्पताल भी कहते हैं, शुद्ध रूप होना चाहिए अस्पताल, जो है अस्पताल हम आप बोलते हैं। तो ये जो स्थानवाचक शब्द होते हैं, ठीक है, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। नगर कहा गया, किस नगर की बात की गई पता नहीं, नगर बहुत सारे हो सकते हैं। गांव कहा गया, ग्राम कहा गया, तो बहुत से हजार लाखों की संख्या में गांव हैं। शहर कहा गया, हजारों की संख्या में शहर हैं। विद्यालय कहा गया, लाखों की संख्या में हैं। तो इसलिए इस प्रकार के जो स्थानवाचक शब्द होते हैं, यह सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको आज मैंने बताया। इन बिंदुओं को आप समझ लेंगे, जो बातें बताई गई हैं उसे ध्यान से सुन लिए होंगे, तो आपका ये गलत नहीं होगा कि जितने भी संबंधवाचक शब्द हैं, जितने व्यवसायवाचक शब्द होते हैं या पदवाचक शब्द होते हैं, पशु पक्षियों के नाम चींटी से लेकर के हाथी तक जितने भी हैं, वस्तुओं के नाम जिनका हमको प्रयोग दिन भर प्रयोग करते रहते हैं, वो सारे प्राकृतिक जो घटनाएं होती हैं, तूफान है, वर्षा है, बाढ़ है, सूखा है, भूकंप है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। स्थानवाचक जो शब्द होते हैं, नगर हैं, ग्राम हैं, शहर हैं, गांव हैं, विद्यालय हैं, अस्पताल हैं, या अन्य ऐसी चीज़ें जो स्थान का बोध कराती हैं, वे सारे के सारे आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हैं। तो आशा है आज के इस वीडियो में आपको जातिवाचक संज्ञा का जो परिचय कराया गया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। हमारे वीडियो को सभी लोग लाइक करिए, कमेंट करिए और अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि अधिक से अधिक लोगों का लाभ हो। धन्यवाद।